दोस्तों नमस्कार। मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करूंगा जो डीजीएमएस द्वारा पूछे जाते हैं माइनिंग के लिए। तो इसमें एक सब्जेक्ट मैं चूज किया हूं, उस सब्जेक्ट को जो कि ओपन कास्ट खान में काम करना चाहते हैं और सेकंड क्लास मैनेजर की सर्टिफिकेट प्राप्त करके जॉब पाना चाहते हैं, या उनके नीचे के कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं ओवरमैन माइनिंग सरदार, वो अपना इस सब्जेक्ट जो बोर्ड में दिखाई दे रही है, इस सब्जेक्ट की परीक्षा को पास करके अपना सर्टिफिकेट गेन कर प्रमोशन पा सकते हैं। तो इसमें पहला सब्जेक्ट मैं लिया हूं वो है एस मतलब सेकंड क्लास मैनेजर, सी मतलब कोल, आर मतलब रिस्ट्रिक्टेड मतलब ओपन कास्ट खान, याद रखना दोस्तों, आर मतलब ओपन कास्ट खादान। तो सेकंड क्लास मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड, जिस सब्जेक्ट का नाम है लेजिस्लेशन 2021 में जो प्रश्न पूछी गई थी उसका मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस रिस्ट्रिक्टेड वाले सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मैं उसको शॉर्ट करके सूक्ष्म बना दिया हूं और उस पॉइंट पर केंद्रित करना चाहूंगा, उस कानून पर केंद्रित करना चाहूंगा जिसके बारे में आपकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए आप अच्छे से उसको अटेंड कर सकें। मैं ये विगत कई वर्षों से देखता रहा हूं, सीबीडी टेस्ट के पहले भी या फिर जो है आपका जो रिटन एग्जाम होता था, लिखित रूप में परीक्षा होती थी, उसमें ये जो हेडिंग है, ये जो सब हेडिंग है, इससे एक प्रश्न कंफर्म है। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके भी एग्जाम में फिर से ये प्रश्न पूछी जाएगी, लेकिन इसमें जो कंटेंट्स है वो बदल जाएंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन हॉल रोड, जो कि डंपर जहां पर चलती है वो उस रोड को HEMM जहां पर चलती है उस रोड को हम लोग बोलते हैं हॉल रोड। और हॉल रोड में लाइटिंग का स्टैंडर्ड क्या है, प्रकाश रखने का स्तर क्या है, जिसके बारे में डीजीएमएस ने एक कानून का एक नंबर देकर के उसको बीच बीच में जनरेट करती रहती है। GSR 804, जी मतलब की जनरल, S मतलब की स्टेचुटरी, R मतलब की रूल। जनरल स्टेचुटरी रूल 804 जो कि 1975 में प्रकाशित की थी, जिसका मैं मेरे नोट्स जो कि नोट्स में मैं एक्सप्लेन किया हूं, अगर आप देखना चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। लाइट में हम रखें तो शायद इसकी प्रकाश जो है अच्छे से दिखाई दे आपको। तो ये जो है जो दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको 3 टेबल बना हुआ है, एक सीरियल नंबर, एक जो है एरिया या प्लेस, दूसरा जो है आपका लाइटिंग स्टैंडर्ड है जिसको लक्स लक्स में मेजर करते हैं। तो इसमें जो है आपको पहला जो एरिया या है वो है जनरल वर्किंग एरिया। जनरल वर्किंग एरिया में आप देख रहे हैं कि 0.2 लक्स, जो कि वो लेवल ऑफ सरफेस के अगेंस्ट के लाइटिंग पड़नी चाहिए। उसी तरह से HEMM वर्किंग एरिया में 10 भी मतलब कि वर्टिकल लाइट आपको देनी है और H मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइट देनी है। तो इस तरीके से 10 वर्टिकल रहेगी और 5 हॉरिजॉन्टल रहेगी। और फिर तीसरी नंबर में ड्रिलिंग रिग एरिया है जिसमें 10 लक्स वर्टिकल की रहेगी। चौथी में जो है ट्रैक्टर या बुलडोजर, जिसको हम लोग डोजर मूवमेंट एरिया भी बोलते हैं, उसमें 10 एट लेवल ऑफ रोड रहेगी। 5वें नंबर में मैनुअल वर्किंग एरिया है जो कि 10 लक्स वर्टिकल और 5 लक्स हॉरिजॉन्टल रहेगी। लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसफर एरिया में 3 लक्स हॉरिजॉन्टल रहेगी। ऑपरेटर केबिन में 30 लक्स हॉरिजॉन्टल रहेगी जो कि जमीन के लेवल में रहेगा। फिर 8वीं में जो है हैंड पिकिंग एरिया अलोंग कन्वेयर बेल्ट में 50 लक्स रहेगा कन्वेयर लेवल में। हॉल रोड में यहाँ पर दिया है 0.5 से 3H और
बेंच टू बेंच जो फुटपाथ लोगों के चलने की जगह रहती है उसमें 3 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। और ये जो 11वां और आखिरी नंबर में है परमानेंट पाथ जिसमें 1 लक्स हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। तो ये मिनिमम लाइट की इंटेंसिटी है जो कि 804 GSR जो 1975 में दी गई थी DGMS द्वारा, जनरल स्टेचुटरी रूल के द्वारा। स्टेचुटरी मतलब आप लोग जानते ही हैं, स्टेचुटरी मतलब कानून। अब हम लोग इस प्रश्न के तहत जो मैंने आपको पढ़ा था, हॉल रोड में जो लक्स की स्टैंडर्ड है वो है 0.5 से 3 लक्स हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो ये चारों ऑप्शन आपके बदल सकते हैं, लेकिन ये जो मैं 11 पॉइंट पढ़ा हूं इसको आपको ध्यान में रख लेना होगा, तभी इसी 11 में से किसी एक का आपसे प्रश्न रिस्ट्रिक्टेड के लिए पूछी जाएगी। अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए जो कि अंडरग्राउंड में स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग की भी चर्चा हम लोग देख सकते हैं, करेंगे अगले क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो कि एक वर्ड है, इसका मतलब पूछ रहा है प्रश्न में कि स्पेसिंग का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों, ओपन कास्ट माइन में जो हम लोग ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, उस ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का जो पैटर्न है उसमें मैं एक आपको पिक्चर बना करके दिखाना चाहूंगा कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में, मेरी स्केच यहाँ पर है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जो पैच होती है उसमें एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं बर्डन। ये बोलते हैं बी फॉर बर्डन। या फेस से प्रथम लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं बर्डन, और एक लाइन में 2 होल के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पेसिंग। वेरी गुड। अब हम लोग जो है ये नेक्स्ट प्रश्न को देखना चाहेंगे, लेकिन ये ड्रिलिंग पैटर्न के तहत ये आता है जिसमें हम लोग और भी इसके डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। ड्रिलिंग पैटर्न में 3 ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज स्पेसिंग, दूसरी चीज बर्डन, और तीसरी चीज होल की डेप्थ के साथ उसकी डायमीटर। तो ये जब हम लोग ड्रिलिंग पैच में निर्णय कर लेते हैं जो कि रॉक के, पत्थर के मजबूती के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी कितनी होगी, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, होल की गहराई कितनी होगी जो कि बेंच के हाइट के से अधिक नहीं रखी जाती है, होल का डायमीटर क्या रखा जाएगा जो कि लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी प्रश्न 2021 में पूछी गई थी सेकंड क्लास मैनेजर के पोल के रिस्ट्रिक्टेड में, वो है ओवरऑल स्लोप एंगल। ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है? जब डेप्थ जो है, गहराई जो है धरती से, सरफेस से जब बढ़ती जाती है ओपन कास्ट खदान की, तो ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें जो डेप्थ है जब बढ़ती है, मैं एक पिक्चर द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि जो ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप होता क्या है। ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप जब हम ओवरबर्डन बेंच की बात करते हैं, ओवरबर्डन बेंच मतलब कि इस तरीके से ओपन कास्ट खदान में बेंच बनती है। इस पॉइंट को, जो कॉर्नर वाली पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली जो पॉइंट होती है उसको बोलते हैं टो। टो मतलब कि पैर की अंगूठा, और क्रेस्ट मतलब कि चोटी। तो क्रेस्ट और टो की जो पॉइंट है उसको मिलाने वाली एक हॉरिजॉन्टल, एक जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, जिसको हम अगर थीटा कहें, यही थीटा जो है कहलाती है ओवरऑल स्लोप एंगल। जैसे जैसे आप पिक्चर ड्रॉ करके देखेंगे कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, इनकी बेंच की संख्या इंक्रीज होती जाती है, जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो ये जो लाइन है वो धरती की ओर झुकती जाती है, यानी ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप डिक्रीज होती जाती है। ये आप प्रैक्टिकली बना करके अपने कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी आंसर जो होगी वो डिक्रीज होगी, घटेगी। अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप की तरफ, जिसकी चर्चा आप अगर कहें देखें तो मैं इस अपने नोट्स में ये मेंशन कर चुका हूं कि ये जो ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप है, ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप जो है ये रेगुलेशन कौन से में दिया हुआ है, रेगुलेशन 106 में दिया, मैं यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिख पाया हूँ, रेगुलेशन 106 में दिया हुआ है। ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप की बात रेगुलेशन 106 में दिया हुआ है, रेगुलेशन 106 में दिया है, जो कि किस रेगुलेशन कौन से सीएमआर किसकी बात करते हैं, सीएमआर 2017 की बात करते हैं, उसके रेगुलेशन 106 में चर्चा की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लोसिव इज यूज्ड इन हॉट स्टार्टा, यानी कि जब धरती के अंदर कोयले में आग लग जाती है तो वहां का आग के प्रभाव से वहां का क्षेत्र गर्म रहता है, हॉट रहता है, जिसको हॉट स्टार्टा बोलते हैं। उसमें हमको अगर बारूद यूज करनी है तो इसके लिए रेगुलेशन 202 जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का ही रेगुलेशन 202 में मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है, उसको डीजीएमएस यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तैयार किए हुए हैं। वो जीएसआर 986 के तहत मेंशन किया हुआ है कि इसमें हम लोग स्लरी और इमल्सन के अलावा कोई दूसरी बारूद यूज नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉट स्टार्टा में स्लरी और इमल्सन बारूद ही यूज करना है। तो दोस्तों, माइनिंग सरदार के जो कैंडिडेट्स हैं, जो ओपन कास्ट में काम करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं, या ओवर माइन वाले कैंडिडेट हैं, या बाकी जो अदर क्लासेस वाले कैंडिडेट हैं, वो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉर्नर एंड बैंड्स ऑफ हॉल रोड। जब हॉल रोड का निर्माण करते हैं तो इसके लिए डीजीएमएस ने सर्कुलर तैयार किया था, लेकिन 2017 के बाद यही सर्कुलर अब कानून के रूप में आ गई है, जो कि कानून नंबर मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने नोट्स में मेंशन किया हूँ। हॉल रोड, ये जो है हॉल रोड में ट्रैफिक रूल रेगुलेशन 109, ट्रैफिक रूल जो कि रेगुलेशन 109 के तहत है। तो ये रेगुलेशन 109 के तहत है। मैं ये ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप को मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप को, ताकि थोड़ी पिक्चर बना करके आपको समझाने में मदद मिल सके। तो यहाँ पर जो है ये मैंने मिटा दिया। अब ये देखिएगा कि कॉर्नर एंड बैंड्स ऑफ हॉल रोड पर जो डिस्टिंक्ट विजन है, यहां पर देखिएगा डिस्टिंक्ट विजन मतलब कितनी दूरी तक ड्राइवर साहब को, ऑपरेटर साहब को दिखनी चाहिए, ऐसा रोड बने ताकि उनको उस दूरी तक दिखाई दे सके, जो कि ये डिस्टिंक्ट विजन कहा गया है। ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि जैसे सर्विस ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो ब्रेक रहती है रोकने के लिए जो इस्तेमाल करती है, धीरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, सर्विस ब्रेक बोलते हैं। और वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूरी पर चल के वो रुक जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 टाइम्स, ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 टाइम्स तक आपको, यानी कि ऑपरेटर साहब को, डंपर के ऑपरेटर साहब को क्लियर विजन दिखाई देनी चाहिए। तो उसमें मेंशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, जिस पर अपने को यही ध्यान रखना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, 3 गुने से अधिक होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सॉरी, इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ही, जिसमें ट्रैफिक रूल कौन तैयार करता है, खदान के मैनेजर ही तैयार करते हैं, न कि डीजीएमएस तैयार करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आते हैं टोटल परमिसिबल एंगुलर एरर ऑफ ट्रैवर्स। दोस्तों देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्टेड वाली जो सेकंड क्लास की जो परीक्षा है, इसमें ये प्रश्न जो पूछी गई है, किससे पूछी गई है, सर्वे से पूछी गई है। परमिसिबल एंगुलर एरर ट्रैवर्स के लिए कितना है, तो ये है आंसर में 30√n सेकंड है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेटरी स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है गोफ का डेफिनेशन, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर
सब रेगुलेशन नंबर 2 के सब रेगुलेशन ZE में जो है क्लियर किया हुआ है। ZE में क्या लिखा हुआ है गोफ का दोस्तों डेफिनेशन? भूमिगत भाग का वह एरिया जहां पर कोयले का पिलर या पिलर का कोई भाग काटा जा चुका है, या लॉन्ग वॉल माइनिंग से अगर वर्किंग कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल माइनिंग से वर्किंग करते समय वह एरिया जहां से कोयले को निकाला जा चुका है परंतु जो काम की जगह नहीं है। ये पूरी डेफिनेशन हुई आपकी गोफ की। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, भूमिगत भाग का वह एरिया जहां से पिलर का कोई भाग काटा जा चुका है या लॉन्ग वॉल माइनिंग से अगर वर्किंग कर रहे हैं तो कोयला वहां से निकाला जा चुका है परंतु जो काम की जगह नहीं है। वो गोफ की डेफिनेशन है। उस गोफ की डेफिनेशन में इधर उधर शब्दों को पलट करके पूछने का प्रयास किया है। दोस्तों आपको रेगुलेशन जो 2 है, जो डेफिनेशंस है, उसके सभी डेफिनेशंस आपको याद रखने होंगे अगर आप ओवरमैन माइनिंग सरदार सेकंड क्लास का एग्जाम देना चाहते हैं तो। खास करके सेकंड क्लास में आपको तो सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा उसके डेफिनेशंस। अब हम लोग आते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग, ये क्वेश्चन में बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव यूज्ड इन अंडरग्राउंड होना चाहिए। सॉलिड ब्लास्टिंग उसी में चर्चा होती है। तो हम लोग जो एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड माइंस में यूज करते हैं, जो डीजीएमएस परमिशन देती है वो P5 एक्सप्लोसिव है जी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं बची, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है डिस्टेंस, यानी कौन सी डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाटर लॉग्ड एरिया। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, थोड़ा सा हम अगर इसको दिखाने का प्रयास करें यहाँ पर, वाटर लॉग्ड एरिया, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाटर लॉग्ड एरिया फॉर अपडेटिंग ए प्लान बाय सर्वेयर। तो सर्वेयर द्वारा, दोस्तों थोड़ा मेरे तरफ फोटो कीजिए दोस्तों, सर्वेयर द्वारा जो प्लान को अपडेट करने की बात की जा रही है कि वाटर से भरी हुई एरिया की ओर हम लोग काम करते हुए बढ़ते जाते हैं, तो वह कौन सी दूरी है जिसके बाद उनको प्लान को अपडेट करते रहना पड़ता है। ये रेगुलेशन यहाँ पर मैं अपने नोट्स में लिखा हूं कि रेगुलेशन 53 है जिसमें सर्वेयर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दोस्तों। उसमें मेंशन किया है कि वो डिस्टेंस पहले 75 मीटर थी, अब उसको कर दिया गया है 120 मीटर दूरी पर। जैसे ही हमारी वर्किंग पहुंचती है पानी भरे वाले एरिया से, तब हम उसको जो है अपडेट करना प्लान को प्रारंभ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिग्नलिंग सिस्टम। तो एक रैप जब बजाते हैं, एक घंटी जब बजाते हैं, तो उस सिग्नलिंग सिस्टम का क्या तात्पर्य होता है? जनरली एक घंटी का मतलब रोको ही होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी रेज मतलब ऊपर उठाना, ऑप्शन नंबर डी लोअर यानी कि नीचे करना, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो ये प्रश्न पर ध्यान रखिएगा कि 1 घंटी का मतलब क्या होता है, स्टॉप। अब हम लोग जो है इस सेशन की, इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, वो है आरएमआर। आरएमआर रॉक मास रेटिंग। इस जो पॉइंट है, यह जो हेडिंग है, इस प्रश्न से मैं आपको डेफिनेट कर रहा हूं कि एक प्रश्न फिर से पूछी जाने वाली है। आरएमआर बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर आने वाली है सेकंड क्लास और ओवर1 के लिए एग्जाम में। इसमें पूछा है आरएमआर से, रॉक मास रेटिंग से, कि वाटर बेरिंग स्ट्राटा अगर रहती है तो आरएमआर घटती है कि बढ़ती है कि कांस्टेंट रहती है या नन ऑफ द अबव। इस तरीके का प्रश्न पूछा। तो आरएमआर दोस्तों होता क्या है? आरएमआर आपको रॉक मास रेटिंग होता है। रॉक मास रेटिंग ये तो फुल फॉर्म हो गया, लेकिन आरएमआर का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं जियो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। जियो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है जियो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन? यानी कि जो भूगर्भीय यांत्रिक विभाजन है,
रॉक का, पत्थर का हम विभाजित करते हैं उसके ताकत के हिसाब से, जिसके लिए 5 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। 5 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, 5 पैरामीटर। और वो 5 पैरामीटर 2, 3, 4, 5 जिस पर रैंकिंग दिया हुआ है, और उस